हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक डेंसिटी और दूसरा है रेडियस रेशियो। तो हम स्टार्ट करते हैं डेंसिटी से। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कोई आपको क्रिस्टल लैटिस गिवन है, उसकी कितनी डेंसिटी है वो हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। तो जो डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला आज तक हमने पढ़ा है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, और जो डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम, क्योंकि मास किस में लेते हैं, ग्राम में, और वॉल्यूम मीटर की। मतलब डेंसिटी की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी ग्राम पर मीटर क्यूब। क्रिस्टल लैटिस के लिए हम जो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं D इज इक्वल टू, D मीन्स डेंसिटी, D इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नो। ये कौन कौन सी टर्म है, कहाँ से आई है और क्या है, और इससे हम डेंसिटी किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, ये आज इस लेक्चर में हम देखेंगे। डी मीन्स यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डी है यहाँ पर आपकी डेंसिटी, जिसे डेंसिटी को हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, और जो जेड है वो है नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए क्यूबिक सेल। आपकी क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट है ये हम डिनोट करते हैं जेड से। फॉर एग्जांपल बीसीसी है आपकी, यदि क्रिस्टल लैटिस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यदि आपकी है तो उसमें जो जेड की वैल्यू है वो कितनी होती है, हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो बीसीसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम होते हैं 2। तो मतलब यदि बीसीसी आपकी गिवन लैटिस है तो आप उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी रखोगे, 2। फॉर एग्जाम्पल एफसीसी, मान लो क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो क्रिस्टल लैटिस है वो एफसीसी टाइप की क्यूबिक सेल से बना है, तो आप जो जेड की वैल्यू लोगे वहाँ पे लोगे 4, क्योंकि जो एफसीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो होते हैं 4। तो आई थिंक जेड आपको समझ में आ गया होगा कि जेड हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं। जेड मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। देन एम यहाँ पे है आपका एटॉमिक मास। आपका जो क्रिस्टल है वो कौन से एटम से मिलकर बना है, उनका एटॉमिक मास। ए क्यूब है यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ए मीन्स एज लेंथ ऑफ क्यूबिक सेल एंड ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू एन नॉट है यहाँ पे आपका एवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻34। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो ए है वो है एज लेंथ ऑफ, या हम बोल सकते हैं साइड ऑफ, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। एन नॉट है यहाँ पर आपका एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो इस तरीके से यदि ये आप वैल्यू रखते हो यहाँ पर तो आपको डेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं रखती हूँ एटॉमिक और मोलिकुलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड, मोलिकुलर और एटॉमिक मास। जो आपका ये आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला हम अलग से नहीं बनाए, ये फॉर्मूला यहीं से इसी फॉर्मूले से डिराइव किया गया है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड डेरिवेशन तो नहीं आता कि ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है ये इस फॉर्मूले से कैसे डिराइव हुआ है, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता। आपको पूछा जाता है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। फॉर एग्जांपल आपको इनमें से एक अननोन वैल्यू दे दी जाएगी और उसे ही आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट होता है कि गिवन क्रिस्टल की आपको क्या पूछ ली जाए, डेंसिटी। आपको यूनिट सेल की एज लेंथ दे दी जाएगी, एवोगाड्रो नंबर ऑलरेडी आपको पता होता है, आपको यूनिट सेल का टाइप दे देंगे बीसीसी, एफसीसी या सिंपल क्यूबिक सेल। तो उसके लिए आपको जेड की वैल्यू मैंने आपको जब पढ़ाया था कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तब भी बताया था कि आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि किसी भी गिवन यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं। देन एम यहाँ पे एटॉमिक मास है, तो ये आपको गिवन होगी तो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। और भी दूसरे तरीके से आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको डेंसिटी दे दी जाए, आपको एटॉमिक या मोलिकुलर मास गिवन हो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल गिवन हो और एवोगाड्रो नंबर गिवन हो या वैल्यू पता ही आपको उसकी, तो आपको पूछा जाएगा कि जो आपकी यूनिट सेल है वो किस टाइप की है इस क्रिस्टल में। तो आपको जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और उसके बेसिस पे आप बता पाओगे कि जो आपकी यूनिट सेल है वो कौन सी है, आपकी एफसीसी है, बीसीसी है या सिंपल क्यूबिक सेल है। क्योंकि जेड यदि आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी यूनिट सेल है।
इस तरीके से आपको इन सारी वैल्यूज़ में एक अननोन वैल्यू होगी और बाकी की सारी नॉन वैल्यू होगी और आप इजीली इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल कर पाओगे। और एग्जाम में मिनिमम एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपके आता है एग्जाम में। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे डिराइव हुआ है इससे, और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मास है, ठीक है, तो मास इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के लिए या किसी भी क्रिस्टल लैटिस के लिए हम लिख सकते हैं मास ऑफ ईच एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। तो टोटल मास हो जाएगा किसका, आपकी टोटल पार्टिकल्स का मास कितना हो जाएगा, जितने पार्टिकल्स है या जितने एटम है और एक एटम के मास को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल पार्टिकल्स का मास मिल जाएगा। वॉल्यूम आप यहाँ पे रखोगे किसका, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम सब जानते हैं साइड का क्यूब होता है। कोई भी आपकी क्यूब है उसकी साइड का क्यूब उसका वॉल्यूम होता है। तो इस अब हमें जो आपका मास ऑफ ईच एटम है वो आपको यहाँ पे रखना है मोलर मास, एटॉमिक मास यहाँ हमें नहीं रखना है क्योंकि जो आपकी डेंसिटी की यूनिट है वो है ग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जब ग्राम में आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ पर मोलर मास रखोगे क्योंकि मोलर मास है वो ग्राम में होता है, और एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास होता है वो आपका होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको यहाँ पे जो मास ऑफ ईच एटम है वो किस में रखना है, मोलर मास में रखना हो। जो मोलर मास का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आप यहाँ पे मास ऑफ ईच एटम को मोलर मास की फॉर्म में लिखोगे और मोलर मास का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आपने मास ऑफ ईच एटम क्या रख दिया है, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए, और मोलर मास का फॉर्मूला आता है एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास ही क्यों चाहिए, क्योंकि मोलर मास है वो ही ग्राम में होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में होता है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ एटम जिसको हम डिनोट कर रहे हैं जेड से, और आपका एज इट इज ए क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को आपने रख दिया है यहाँ पे ए क्यूब की फॉर्म में, क्योंकि किसी भी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो डिराइव हुआ है इसी फॉर्मूले से। तो आप जब भी डेंसिटी का फॉर्मूला किसी क्रिस्टल लैटिस के लिए यूज करोगे तो वो करोगे जेड इंटू एटॉमिक मास ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो आपकी एज लेंथ है किसी भी यूनिट सेल की, क्योंकि जो क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल है वो बहुत छोटी होती है और उसकी आपको जो लेंथ दी हुई होगी वो पिकोमीटर में गिवन होती है। जनरली आपको जो क्वेश्चन दी हुआ होगा तो आपको जो एज लेंथ है जो ए है वो पिकोमीटर में गिवन होती है, और आपको जो यूनिट सेल की जो डेंसिटी आप कैलकुलेट करोगे वो या तो मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में करते हो। तो आपको पिकोमीटर को मीटर या सेंटीमीटर में चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो जब आप मीटर या सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो आप यूनिट सेल को ए को मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁻10 से, यदि आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। पिकोमीटर को तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻10, और यदि मीटर में चेंज करना है तो आपको एज लेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻12 से। तो आपकी जो यूनिट सेल हो जाएगी वो किस में चेंज हो जाएगी, मीटर में। डिपेंड करता है कि आप डेंसिटी किस में कैलकुलेट कर रहे हो, या क्वेश्चन में यदि डेंसिटी गिवन है तो वो मीटर में गिवन है या सेंटीमीटर में गिवन है, उसके ही बेसिस पे ही आपको एज लेंथ को कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर या मीटर में। यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻10 से, और यदि मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻12 से। ये आप 11th क्लास के स्टार्ट में ही पढ़ चुके हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, पिकोमीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे, ये मैंने सिर्फ आपको रिवाइज कराया है, बाकी आप ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है रेडियस रेशो। रेडियस रेशो की ज़रूरत हमें इस चैप्टर में क्यों पड़ रही है और ये क्या होता है, अभी इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेडियस रेशो पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है इससे रिलेटेड। वो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो रेडियस रेशो है वो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ही कैलकुलेट किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम रेडियस रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो रेडियस रेशो हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। बहुत तरह के कंपाउंड्स या क्रिस्टल्स होते हैं
उसमें से जो आपका आयोनिक कंपाउंड्स है उसके लिए हम रेडियस रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है कि ये जो रेडियस रेशो हम कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए करेंगे। सेकंड चीज क्या होती है, जो रेडियस रेशो है उसका जो फॉर्मूला होता है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से, वो होता है रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनायन, इन दोनों के रेशो को हम कहते हैं रेडियस रेशो। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो रेडियस रेशो है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो आपका जो क्रिस्टल या कंपाउंड है उसकी जो स्टेबिलिटी है, कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। मान लो दो कंपाउंड्स है हमारे पास, उनमें से जिसका रेडियस रेशो ज्यादा है मतलब वो आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों है ये भी हम समझने वाले हैं कि रेडियस रेशो ज्यादा है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ये पढ़ने से पहले हमें एक टर्म और सीखनी है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कोई भी एटम या पार्टिकल अदर कितने नंबर और एटम से सराउंडेड है वो उस एटम या पार्टिकल का क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल मान लो आपका ये कैटाइन है और मान लो ये 3 एनाइन से सराउंडेड है, तो हम ये कहेंगे इस कैटाइन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है। क्लियर? मतलब कोई भी एटम या आयन अदर कितने नंबर ऑफ एटम से सराउंडेड है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जितना कोई भी कैटाइन है वो जितने ज्यादा नंबर ऑफ एनाइन से सराउंडेड होगा उसका पॉजिटिव चार्ज उतना ही सेटिस्फाई होगा और वो जो एटम है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब किसी भी पार्टिकल का या किसी भी एटम का जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर है हम कहेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि जिस भी कंपाउंड में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि जो अपोजिटली चार्ज एटम है वो एटम को स्टेबिलिटी देते हैं तो उसके जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम और पार्टिकल से वो सराउंडेड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। वापस देखना क्या मैं कहना चाह रही हूँ कि किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इससे पहले मैंने बताया रेडियस रेशियो ज्यादा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा। दूसरी चीज मैंने बताई कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा तो भी स्टेबिलिटी ज्यादा, क्योंकि जो रेडियस रेशियो है उसी पे डिपेंड करता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी कंपाउंड में या आयनिक कंपाउंड में रेडियस रेशियो यदि ज्यादा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। आप थोड़ा ऐसा सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या रिलेशन है। कोऑर्डिनेशन नंबर ये तो समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि उतने ही ज्यादा अपोजिटली चार्ज पार्टिकल से वो घिरा होगा और जितने ज्यादा अपोजिटली चार्ज एटम या पार्टिकल से वो घिरा, आयन से वो घिरा है, उतनी ही उस पार्टिकल की उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। इतना तो क्लियर हो गया आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन रेडियस रेशियो में और कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या रिलेशन है कि रेडियस रेशियो ज्यादा होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा कैसे होगा, ये हम अभी समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका रेडियस रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन। मतलब रेडियस कैटाइन की यदि ज्यादा होगी तो आपका रेडियस रेशियो ज्यादा होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। ऐसा कैसे है, तो देखो मान लो अब हमारे पास दो कैटाइन है, एक ये और एक ये। इस कैटाइन की साइज छोटी है, इस कैटाइन की साइज बड़ी है। हमें इसके चारों तरफ एनाइन को सराउंड करना है और एनाइन भी इस तरीके से सराउंडेड होनी चाहिए किसी क्रिस्टल में कि वो एनाइन एक दूसरे को टच ना करे। तो ज्यादा से ज्यादा हम इस पार्टिकल को 2 एनाइन से कवर कर सकते हैं। मान लो ये कैटाइन है और ये एनाइन है, क्योंकि यदि हम एनाइन इसके चारों तरफ सराउंड करेंगे तो ये आपस में टच करेंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कैटाइन मैंने छोटा बनाया एनाइन, क्योंकि ऐसा होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि कैटाइन की साइज है वो एनाइन की साइज से बहुत छोटी होती है। तो ये कैटाइन है और ये एनाइन है, तो कैटाइन की साइज छोटी है, एनाइन की साइज बड़ी है।
तो आपको एनाइन इस तरीके से अरेंज करने हैं कि एक दूसरे को टच ना करें। तो यदि पार्टिकल छोटा है तो उसके बहुत छोटा है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 एनाइन इसको सराउंड कर पा रहे हैं। लेकिन मान लो हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कैटाइन ले रहे हैं, तो मान लो हम इसके चारों तरफ सराउंड करेंगे एनाइन, तो एटलीस्ट इससे ज़्यादा हम एनाइन इसके चारों तरफ सराउंड कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी साइज होगी कोऑर्डिनेशन नंबर उतने ही ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उसके सराउंडेड एटम बढ़ते जाएंगे, उसको नंबर ऑफ एनाइंस है उस कैटाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सराउंड कर पाएंगे। जितनी बड़ी साइज कैटाइन की होगी उसके चारों तरफ उतने ही ज़्यादा एनाइन सराउंड हो पाएंगे। इसलिए जितनी बड़ी कैटाइन की साइज होगी कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कैटाइन की साइज बड़ी होगी तभी रेडियस रेशियो ज़्यादा होगा, और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यदि कैटाइन की साइज बड़ी होती है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होता है। तो आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और कैटाइन की साइज यदि बड़ी है तो आपका रेडियस रेशियो ज़्यादा है, और कैटाइन की साइज बड़ी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। कह सकते हैं अपन कि रेडियस ऑफ कैटाइन ज़्यादा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा, रेडियस ऑफ कैटाइन ज़्यादा तो रेडियस रेशियो भी ज़्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में यदि रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहली बात हम रेडियस रेशियो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी गिवन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर पाए, या हम बता सके कि वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा और कौन सा स्टेबल नहीं होगा। रेडियस रेशियो से हम निकाल सकते हैं स्टेबिलिटी। साथ में यदि हमें रेडियस रेशियो किस रेंज में है ये पता हो तो हम पता कर सकते हैं कि उस क्रिस्टल में जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और उस पार्टिकल के चारों तरफ जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ, आपको भी वो नोट डाउन करनी है कि आपका जो रेडियस रेशियो किस रेंज में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, और उस पार्टिकल के चारों तरफ ज्योमेट्री कैसी होगी। रेडियस रेशियो को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से। रेडियस रेशियो किसका? रेडियस ऑफ कैटाइन अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन का। तो रेडियस रेशियो की रेंज यदि आपकी 0 से लेके 0.155 हो, मतलब कैटाइन की साइज और एनाइन की साइज का जो रेशियो है वो इस रेंज में यदि हमारा आ रहा है तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होती है वो होती है 2, और मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मतलब कैटाइन को कितने एनाइंस ने सराउंड कर रखा है, 2 एनाइंस ने सराउंड कर रखा है। तो हमारी जो ज्योमेट्री होती है वो होगी यहाँ पर लीनियर। और यदि आपका जो रेडियस रेशियो है वो 0.155 से लेकर आपका हो जाए 0.225 तक, तो जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 3, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। 0.115 या उससे ज्यादा यहाँ तक यदि आपकी 0.225 तक रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा और ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्राइगोनल। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यदि आपकी रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट जो रेंज है वो आपकी होगी 0.225 से लेकर वो होगी आपकी 0.414। यदि आपकी इस रेंज में रेडियस रेशियो आती है तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा पार्टिकल का 4, मतलब एक कैटाइन को 4 एनाइन सराउंड करके रखेंगे, और जो आपकी ज्योमेट्री होगी उस पार्टिकल के अराउंड वो होगी टेट्राहेड्रल। उसके बाद यदि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जो आपका रेडियस रेशियो है वो होता है 414, और कहाँ तक होगा आपका 0.732 तक। यहाँ तक यदि आपके रेडियस रेशियो की वैल्यू है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल। जो पार्टिकल के चारों तरफ जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी?
ऑक्टाहेड्रन। और यदि इससे ज़्यादा 0.732 से लेकर आपकी जो ज्योमेट्री है वो 1 तक होती है, सॉरी रेडियस रेशो का जो रेंज है वो 0.732 से लेकर 1 तक होता है, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। और जो आपकी ज्योमेट्री होगी वो होगी BCC, मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल की फॉर्म में लेटिस आ जाएगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस में आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8। तो ये आपके रेडियस रेशो की रेंज है, कोऑर्डिनेशन नंबर और उनकी ज्योमेट्री। यहाँ आपको एक ही रखना है। यदि एक से ज़्यादा आप रेडियस रेशो रखते हो तो आपका जो ज्योमेट्री हो जाती है वो FCC में आ जाती है। तो आपको यहाँ पे गिवन है रेडियस रेशो की रेंज, कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री। क्या ध्यान रखना है, रेडियस रेशो ज़्यादा तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा तो आपकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा, और ज्योमेट्री इस तरह से आपकी होगी रेडियस रेशो।